लर्निंग थ्योरीज में आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, जानने वाले हैं, समझने वाले हैं लेविन के फील्ड थ्योरी के बारे में कि लेविन का फील्ड थ्योरी या क्षेत्र सिद्धांत क्या है और अपने सिद्धांत में लेविन ने लर्निंग के बारे में, अधिगम के बारे में क्या बताया है कि लर्निंग कैसे होती है, किस प्रकार से होती है और इस थ्योरी के एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस क्या क्या हैं। इन पॉइंट्स पर इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। तो वीडियो को आखिरी तक देखिए और वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। तो वीडियो को हम शुरू करते हैं और सबसे पहले लेविन की बात करें तो देखिए लेविन कहाँ से थे, जर्मनी से थे। उनका बर्थ कब हुआ था, उनका जन्म कब हुआ था? 1890 में हुआ था। और वैसे तो एक जर्मन साइकोलॉजिस्ट थे जो आगे चलकर अमेरिका में बस गए। और जब हम गेस्टल साइकोलॉजी की बात करते हैं तो उनसे वो काफी ज्यादा प्रभावित थे, क्योंकि उन्होंने गेस्टल साइकोलॉजिस्ट के साथ काम किया, जिसमें हमने कोलर की बात की, कोफका की बात की, वर्डमेयर की बात की। तो इन सबके साथ उन्होंने, लेविन ने काम किया था, तो इनसे काफी ज्यादा प्रभावित थे। और लेविन के अनुसार मनुष्य का व्यवहार ना पास्ट पर निर्भर करता है ना फ्यूचर पर निर्भर करता है। किस पर निर्भर करता है? जो प्रेजेंट सिचुएशन है, जो वर्तमान परिस्थितियां हैं, उस पर निर्भर करता है, उसी के द्वारा प्रभावित होता है। तो इसलिए लेविन एक्सप्लेन दिस बिहेवियर ऑन द बेसिस ऑफ फील्ड, कि इस व्यवहार की व्याख्या लेविन ने क्षेत्र के आधार पर की और इसी के आधार पर उन्होंने अपना सिद्धांत जो डेवलप किया, अपनी जो थ्योरी डेवलप की, उसको क्या नाम दिया गया? फील्ड थ्योरी नाम दिया गया, क्षेत्र सिद्धांत नाम दिया गया। कर्ट लेविन डेवलप द फील्ड थ्योरी इन 1917, कि उन्होंने अपने सिद्धांत का विकास, इस थ्योरी का विकास कब किया था? 1917 में किया था। और इस सिद्धांत के अनुसार मानव का जो बिहेवियर है, ठीक है, जो व्यवहार है, व्यक्ति और वातावरण दोनों का ही प्रतिफल है। कि जो ह्यूमन बिहेवियर है इज द रिजल्ट ऑफ बोथ द इंडिविजुअल एंड द एनवायरमेंट, कि हमारा जो बिहेवियर है, इंडिविजुअल एंड द एनवायरमेंट दोनों का ही प्रतिफल है, दोनों का ही रिजल्ट है। तो एक इंडिविजुअल और एनवायरनमेंट दोनों का रिजल्ट कैसे है हमारा बिहेवियर, इसके बारे में हम आगे भी बात करेंगे। सबसे पहले जब हम इनकी फील्ड थ्योरी की बात करते हैं तो उसमें इन्होंने एक फॉर्मूला दिया, हम इस फॉर्मूले की बात कर लेते हैं। तो देखिए फॉर्मूला इन्होंने क्या दिया? बी इज इक्वल टू एफ, ब्रैकेट में पी इंटू ई। तो इसको भी हम समझ लेते हैं। यहां पर बी का मतलब क्या है? बिहेवियर से है, ह्यूमन बिहेवियर से है, ठीक है। और इज इक्वल टू पी की अगर हम बात करते हैं तो पी का मतलब होता है साइकोलॉजिकल पर्सन। तो पर्सन के बारे में तो हमने सुना है, आप सबको भी पता है पर्सन कौन होता है, लेकिन इस साइकोलॉजिकल पर्सन कौन होता है, मनोविज्ञानात्मक व्यक्ति कौन होता है? और ई की बात करें तो ई का मतलब होता है साइकोलॉजिकल एनवायरनमेंट। तो एनवायरनमेंट के बारे में अभी आपने सुना, लेकिन यहाँ पर साइकोलॉजिकल एनवायरनमेंट की बात की जा रही है। तो अब क्वेश्चन आता है कि साइकोलॉजिकल एनवायरनमेंट क्या है? और जब हम एफ की बात करते हैं ना, बी इक्वल टू एफ, बिहेवियर इज इक्वल टू एफ का मतलब क्या है? फंक्शन और प्रोसेस, की फंक्शन या प्रक्रिया से है। तो एफ इज द इंटरेक्शन बिटवीन साइकोलॉजिकल पर्सन एंड साइकोलॉजिकल एनवायरनमेंट। कि एफ की बात करते हैं तो मनोवैज्ञानिक व्यक्ति और मनोवैज्ञानिक वातावरण की अंतक्रिया से है, आपस में जो उनकी अंतक्रिया हो रही है उसी को हम क्या कहते हैं? उसी को हम फंक्शन कहते हैं, ठीक है, या प्रोसेस कहते हैं। तो अब फॉर्मूला तो आपको पता चल गया, लेकिन यहाँ पर दो चीजें आपके सामने बिल्कुल नई है। साइकोलॉजिकल पर्सन क्या है और साइकोलॉजिकल एनवायरनमेंट क्या है, ठीक है। तो इन चीजों के बारे में हम बात करते हैं इसके की एलिमेंट्स में, मुख्य तत्व में। तो की एलिमेंट्स जब हम इनके फील्ड थ्योरी की बात करते हैं ना, तो इनके कुछ की एलिमेंट्स है, इसको जानेंगे तो आपको इस पूरी थ्योरी के बारे में पता चल जाएगा। साइकोलॉजिकल पर्सन, साइकोलॉजिकल एनवायरनमेंट, लाइफ स्पेस, वेक्टर्स एंड वैलेंसेस एंड टोपोलॉजी, ठीक है। तो एक एक करके हम बात करते हैं। तो देखिए पर्सन के बारे में तो आप सबको पता है, लेकिन आता है साइकोलॉजिकल पर्सन। साइकोलॉजिकल, साइकोलॉजी, साइकोलॉजी जिसका संबंध किससे है? हमारे दिमाग से है। तो जब साइकोलॉजिकल पर्सन की बात करें तो ऐसा पर्सन जो सोच रहा है, जो विचारता है। और हम सोचते विचारते कब हैं? जब हम पढ़ाई करते हैं। वैसे तो अलग अलग सिचुएशन में हम सोचते विचारते हैं, लेकिन यहाँ पर देखिए हम इसको किससे जोड़ रहे हैं? टीचिंग लर्निंग से जोड़ रहे हैं ना, ठीक है।
तो साइकोलॉजिकल पर्सन, जब पर्सन अपने दिमाग का इस्तेमाल करता है, जब सोचता है, विचारता है। एक बच्चा जब पढ़ाई करता है तो पढ़ाई करता है, अलग अलग चीजों के बारे में जानता है, सोचता है, विचारता है, एक कंक्लूजन पे पहुंचता है। ठीक है। तो जब साइकोलॉजिकल पर्सन की बात लेविन ने की तो उनका मतलब था कि साइकोलॉजिकल पर्सन का मतलब नॉर्मल जो बायोलॉजिकल पर्सन है उससे नहीं है। बायोलॉजिकल पर्सन मतलब व्यक्ति जब नॉर्मल जो एक्टिविटीज करता है, उठता है, बैठता है, सोता है, खाता है, घूमता है, खेलता है, तो ये नॉर्मल चीज है। ठीक है। तो इसके लिए इन्होंने क्या दिया है, बायोलॉजिकल पर्सन। लेकिन जब हम साइकोलॉजिकल पर्सन की बात करें तो साइकोलॉजिकल का संबंध किससे, हमारे दिमाग से है। ठीक है। तो अ पर्सन इन हिज कंप्लीट फॉर्म एट दिस टाइम, की व्यक्ति इस समय अपना समग्र स्वरूप होता है। मतलब क्या है कि इंसान, ठीक है, बच्चा पूरी तरीके से अपने तन से, अपने शरीर से, अपने माइंड से, अपने दिल से, ठीक है, एक चीज में इन्वॉल्व होता है। मतलब बच्चा जब पढ़ाई में इन्वॉल्व होता है, जब दिमाग से, दिल से सोचता है, विचारता है, चीजों के बारे में जानता है, तो इस तरह की जब बच्चा एक्टिविटी करता है, क्रिया करता है, तो इस सिचुएशन को उन्होंने क्या नाम दिया, साइकोलॉजिकल पर्सन की। जब बच्चा सोचता है, विचारता है, चीजों को जानने की कोशिश करता है, समझने की कोशिश करता है, अपने दिमाग का यूज करता है, तो इस सिचुएशन को, इस स्थिति को, जो बच्चा इस एक्टिविटी को कर रहा है, तो उसे क्या कहा गया, उसे साइकोलॉजिकल पर्सन या मनोवैज्ञानात्मक व्यक्ति कहा गया। तो दिस इनेबल अ पर्सन टू बिहेव विथ फुल कॉन्शियसनेस एंड द गिवन सिचुएशन, कि यह व्यक्ति को प्रस्तुत परिस्थिति में पूरी चेतना से व्यवहार करने योग्य बनाता है। तो इस अवस्था में व्यक्ति अपने मनोवैज्ञानिक वातावरण से अभिन्न रूप से जुड़ा होता है। तो देखिए, जब हम बात करते हैं यहाँ पर मनोवैज्ञानिक वातावरण या साइकोलॉजिकल एनवायरनमेंट, तो साइकोलॉजिकल एनवायरनमेंट एक ऐसा एनवायरनमेंट जहां पर फिर से क्या इस्तेमाल हो रहा है, जिसका संबंध किससे है, दिमाग से है। ठीक है, साइकोलॉजिकल की हम बात कर रहे हैं ना। तो ऐसा एनवायरनमेंट, तो देखिए क्लास में जब टीचिंग लर्निंग होती है तो किस तरह का एनवायरनमेंट होता है, पूरा एनवायरनमेंट टीचिंग लर्निंग से ही संबंधित होता है। टीचर पर्टिकुलर सब्जेक्ट के बारे में बच्चों को बताता है और बच्चा पर्टिकुलर सब्जेक्ट के बारे में सीखता है, जानता है, क्वेश्चन करता है, क्वेश्चंस के आंसर देता है। तो वहां पर जो एक क्लास में एक एनवायरनमेंट बनता है जहां पर बच्चा अपना पूरा दिमाग से चीजों को सीख रहा है, जान रहा है, और टीचर भी बच्चों को पूरी शिद्दत से बता रहा है। तो इस तरह का जो एनवायरनमेंट होता है उसे क्या कहा गया है, साइकोलॉजिकल एनवायरनमेंट। तो साइकोलॉजिकल एनवायरनमेंट नॉर्मल एनवायरनमेंट की तरह नहीं होता। नॉर्मल जो हम फिजिकल एनवायरनमेंट देखते हैं, सोशल एनवायरनमेंट देखते हैं, वैसा नहीं होता। साइकोलॉजिकल एनवायरनमेंट होता है इस तरह का एनवायरनमेंट जहां पर पढ़ाने वाला बच्चों को पढ़ा रहा है, पढ़ने वाला पढ़ रहा है। ठीक है, साइकोलॉजिकल पर्सन मतलब जो बच्चे हैं पढ़ रहे हैं किसके बारे में, एक पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में, उसी टॉपिक के बारे में क्लास में बात हो रही है, उसी टॉपिक के बारे में चर्चा हो रही है। तो इससे क्या है कि बच्चा पूरी तरीके से टीचिंग लर्निंग में इंगेज हो जाता है। तो इस तरह का जो एनवायरनमेंट बनता है इसे क्या कहा गया है, साइकोलॉजिकल एनवायरनमेंट। तो यहाँ पर आपको साइकोलॉजिकल पर्सन भी समझ में आ गया होगा कि ऐसा पर्सन, ऐसा व्यक्ति, ठीक है, जो दिमाग से पूरी तरीके से एक काम में, कौन सा काम है, टीचिंग लर्निंग जो चल रहा है उसमें पूरी तरीके से इन्वॉल्व है। बच्चा सोच रहा है, विचार रहा है, चीजों को पढ़ रहा है, चीजों को जान रहा है, तो पूरी तरीके से मानसिक रूप से इसमें इन्वॉल्व है। तो इस तरह के जो पर्सन को लेविन ने क्या कहा गया, क्या कहा, साइकोलॉजिकल पर्सन। और जो साइकोलॉजिकल पर्सन है किस एनवायरनमेंट में अपनी अंतर्क्रिया कर रहा है, किस एनवायरनमेंट में सीख रहा है, जो एक टीचिंग लर्निंग एनवायरनमेंट है, क्लास है, क्लास में टीचर पढ़ा रहा है, बच्चे पढ़ रहे हैं। तो ये जो एक माहौल बना हुआ है, जो एनवायरनमेंट बना हुआ है, जहां पर बच्चा अपने पूरी तरीके से दिमाग से उसमें पूरी तरीके से बिजी है, चीजों को देख रहा है, जान रहा है, टीचर बच्चों को पढ़ा रहा है और उसी टॉपिक पर क्लास में बातचीत हो रही है। तो जो एनवायरनमेंट बन रहा है, इस तरह का जो एनवायरनमेंट है उसको साइकोलॉजिकल एनवायरनमेंट या मनोवैज्ञानिक वातावरण कहा गया है। तो यहाँ पर आपको समझ में आ गया होगा ना कि जो ये साइकोलॉजिकल एनवायरनमेंट है किस तरह से नॉर्मल जो सोशल एनवायरनमेंट है, जो फिजिकल एनवायरनमेंट है, ये साइकोलॉजिकल एनवायरनमेंट किस तरह से उनसे अलग है। तो अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक के रूप में वातावरण को महत्व दिया जाता है। लेकिन लेविन ने जो नॉर्मल, जो फिजिकल एंड सोशल जो एनवायरनमेंट है, ठीक है, साइकोलॉजिकल एनवायरनमेंट को उससे पूरी तरीके से अलग माना है। ठीक है, साइकोलॉजिकल एनवायरनमेंट
ठीक है, वो एनवायरनमेंट होता है जिसमें बच्चा मानसिक रूप से विचरण करता है। जैसे क्लास में पढ़ाई हो रही होती है तो एक एनवायरनमेंट बनता है, तो बच्चा मानसिक रूप से उसी के बारे में सोचता है, उसी के बारे में बात करता है, उसी के बारे में व्यवहार करता है। तो वहां का एनवायरनमेंट कैसा हुआ? साइकोलॉजिकल एनवायरनमेंट। तो लेविन के अनुसार मनोविज्ञानात्मक व्यक्ति के व्यवहार करने या सीखने के समय वे सामाजिक एवं भौतिक वातावरण से प्रभावित नहीं होते, बल्कि उस वातावरण से होते हैं जिसमें मनोवैज्ञानिक रूप से वह उस समय विचरण कर रहे होते हैं। तो यहां पर आपको समझ में आ गया होगा कि साइकोलॉजिकल एनवायरनमेंट क्या है। अब अगर लाइफ स्पेस की बात करें, फील्ड की बात करें, ठीक है, जब हम फील्ड थ्योरी की बात करते हैं तो फील्ड की बात करना भी जरूरी है, लाइफ स्पेस की बात करना भी जरूरी है। तो देखिए, इसको बहुत ही सिंपल एग्जांपल के थ्रू समझ में हम समझ सकते हैं। आपको साइकोलॉजिकल पर्सन के बारे में पता चल गया, आप साइकोलॉजिकल एनवायरनमेंट के बारे में पता चल गया। तो अब हम फील्ड की बात करते हैं, हम लाइफ स्पेस की बात करते हैं। तो इसका बहुत अच्छा सा एग्जांपल दिया है कि क्लास में किसी कोने में एक सांप आके बैठा हुआ है, ठीक है, और क्लास में टीचिंग लर्निंग चल रही होती है। तो जो साइकोलॉजिकल जो एनवायरनमेंट की बात करते हैं, तो टीचर और बच्चा पूरी तरीके से, जो क्लास में टीचिंग लर्निंग का एनवायरनमेंट है, पूरी तरीके से बिजी हैं। उनको नहीं पता कि क्लास में सांप है। तो जब तक बच्चों को, टीचर को नहीं पता क्लास में सांप है, तब तक टीचर भी और बच्चे भी पूरी तरीके से टीचिंग लर्निंग में पूरी तरीके से इन्वॉल्व हैं। ठीक है, तो क्लास में सांप है नहीं है, इससे क्लास में किसी का कोई लेना देना नहीं है। मतलब उनको जब रियलाइज नहीं होगा तो कोई इस पर ध्यान नहीं देगा, क्लास में सांप है नहीं है, इससे किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि किसी को उसके बारे में पता नहीं है। तो मतलब जब क्षेत्र की बात करते हैं, तो यहाँ पर जो एक क्षेत्र है, जो लाइफ स्पेस है, इस क्षेत्र में अभी तक उस क्लास में जो सांप है वो आया नहीं है। उस क्षेत्र में सिर्फ क्लास में जो टीचिंग लर्निंग चल रही है, सिर्फ वही उसमें इंक्लूडेड है। ठीक है, तो इसीलिए दैट्स व्हाई दे आर नॉट एबल टू परसीव और रियलाइज इट। क्यों? सांप को प्रत्यक्षीकरण और आभास उन्होंने नहीं हो रहा, क्योंकि उन्होंने सांप को अभी तक देखा नहीं है। मतलब क्या है? सांप जो है उनके लाइफ स्पेस में, उस फील्ड में, उनके जीवन दायरे में अभी तक शामिल नहीं है। ठीक है, क्योंकि उस पर किसी का ध्यान अभी तक गया ही नहीं है। ठीक है, और अतः उनका व्यवहार तथा अधिगम प्रक्रिया इससे बिल्कुल प्रभावित नहीं होती। लेकिन जैसे ही बच्चों को और टीचर को सांप के बारे में पता चलता है, तो मतलब क्या है कि जो वो फील्ड है, जो लाइफ स्पेस है, जो क्लास में जो एक लर्निंग एनवायरनमेंट है, ठीक है, जो साइकोलॉजिकल एनवायरनमेंट है, जैसे ही सांप के बारे में पता चलता है तो बच्चे सांप का एक्सपीरियंस करते हैं। तो उस फील्ड में, उस लाइफ स्पेस में, जो उस क्लास का जो हम कह रहे हैं साइकोलॉजिकल एनवायरनमेंट है, उसमें सांप की भी एंट्री हो जाती है। जैसे ही टीचर और बच्चों को सांप के बारे में पता चलता है, तो इससे क्लास में जो लर्निंग है, जो टीचिंग है, जो बच्चों का बिहेवियर है, वो भी प्रभावित हो जाता है। तो लाइफ स्पेस रिफर टू द एरिया इन विच द पर्सन इज मूविंग साइकोलॉजिकली एट द पर्टिकुलर टाइम। की जीवन क्षेत्र से तात्पर्य उस क्षेत्र से है जिसमें वह व्यक्ति उस समय विशेष में मनोवैज्ञानिक रूप से विचरण कर रहा होता है। मतलब जब यहाँ पे फील्ड थ्योरी की बात करें ना, तो फील्ड थ्योरी या लाइफ स्पेस की बात करते हैं, तो एक पर्टिकुलर टाइम में, ठीक है, लाइफ स्पेस या फील्ड का मतलब उस पर्टिकुलर सिचुएशन से जिसमें बच्चा मानसिक रूप से विचरण कर रहा होता है। जैसे क्लास में टीचिंग लर्निंग चल रही होती है, तो बच्चे मानसिक रूप से टीचिंग लर्निंग में ही पूरी तरीके से इन्वॉल्व होते हैं। तो उसमें बच्चा जिन चीजों को एक्सपीरियंस करता है, उसी को हम क्या कहते हैं? फील्ड कहते हैं, उसी को हम साइकोलॉजिकल एनवायरनमेंट कहते हैं। तो यहाँ जिन बातों का उसे प्रत्यक्षीकरण हो रहा होता है, वह उसके मनोवैज्ञानिक वातावरण का हिस्सा होती है। जैसे स्टार्टिंग में क्लास में टीचिंग लर्निंग चल रही थी, तो टीचिंग लर्निंग भी उसके साइकोलॉजिकल एनवायरनमेंट का हिस्सा थी। वो सांप नहीं था, क्योंकि उस सांप के बारे में ना बच्चों को पता था, ना बच्चे ने उसको एक्सपीरियंस किया था। ठीक है, सांप क्लास में था, लेकिन उस लर्निंग एनवायरनमेंट का हिस्सा नहीं था, उस फील्ड का हिस्सा नहीं था, क्योंकि बच्चों को उसके बारे में पता नहीं था। लेकिन जैसे ही बच्चों को उसके बारे में पता चल गया, तो सांप भी उस हिस्से में, उस दायरे में आ गया। ठीक है, तो चीज उसके सामाजिक और भौतिक वातावरण में शामिल होती हैं। ठीक है, जैसे उस भौतिक वातावरण में क्लास में स्टार्टिंग में सांप भी था, लेकिन उस साइकोलॉजिकल एनवायरनमेंट में नहीं था, क्योंकि बच्चों का वहां पर ध्यान नहीं था। परंतु मनोवैज्ञानिक वातावरण नहीं, क्योंकि उनकी कोई भी अंतःक्रिया व्यक्ति के साथ नहीं होती। तो यहाँ पर आपको समझ में आ गया होगा ना कि फिजिकल एनवायरनमेंट और जो साइकोलॉजिकल एनवायरनमेंट, दोनों में क्या फर्क है। क्लास का फिजिकल एनवायरनमेंट तो था, ठीक है, उस फिजिकल एनवायरनमेंट में सांप भी था, लेकिन
साइकोलॉजिकल एनवायरनमेंट में शामिल नहीं था, क्योंकि बच्चे स्टार्टिंग में जो साइकोलॉजिकल एनवायरनमेंट था उसमें टीचिंग लर्निंग ही शामिल थी, सांप पर किसी का ध्यान नहीं था। तो जो फील्ड है, जो क्षेत्र है, उस क्षेत्र में सिर्फ जो एक टीचिंग लर्निंग जो प्रोसेस है, उस तरह का माहौल बना हुआ था, वही चीजें थी। लेकिन धीरे से जब उनको सांप के बारे में पता चला तो बच्चों ने सांप को देखा, एक्सपीरियंस किया, तो वो भी उस लर्निंग एनवायरनमेंट का, साइकोलॉजिकल एनवायरनमेंट का हिस्सा बन गई। अब हम वेक्टर एंड वैलेंसिस की बात करें तो वेक्टर एंड कर्सन, वैलेंसिस कर्सन, तो दोनों क्या हैं? तो देखिए, लेविन ने वेक्टर एवं कर्सन वैलेंसिस शब्द और उसकी अवधारणा कहाँ से ली थी? उन्होंने फिजिक्स एंड मैकेनिक्स से ली थी, ठीक है। दोनों को उस शक्ति के रूप में प्रयोग में लिया गया जो व्यक्ति के लक्ष्य के पास या दूर ले जाती है। बोथ आर यूज्ड फॉर द फोर्सेस दैट टेक्स अ पर्सन क्लोजर और अवे फ्रॉम द गोल। मतलब देखिए, जब हम पढ़ते हैं ना, ठीक है, तो अक्सर दो चीजें हमारे साथ होती है। या तो हम अपने कुछ चीजें हमें अपने टारगेट की तरफ ले जाती हैं, जैसे लोगों का मोटिवेशन होता है, लोग हमें गाइड करते हैं, हमें उनके गाइडेंस से, उनके मोटिवेशन से हम धीरे धीरे क्या करते हैं, अपने टारगेट की ओर, अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते हैं। लेकिन कुछ चीजें ऐसी भी होती हैं जो क्या करती हैं, हमें अपने टारगेट से दूर ले जाती हैं, जिससे हम रास्ता भटकते हैं। तो जब हम वेक्टर्स की बात करते हैं, वैलेंसेस की बात करते हैं, तो एक कुछ तरह ये इस तरह की कुछ शक्तियां हैं, कुछ पावर हैं, जो व्यक्ति को क्या करती हैं, या तो लक्ष्य की ओर ले जाती हैं या लक्ष्य से दूर कर देती हैं। तो अपनी इन शक्तियों के परिणाम स्वरूप ही व्यक्ति अपनी लक्ष्य प्राप्ति की दिशा में पर्याप्त अभिप्रेरणा, प्रोत्साहन और निरुत्साहित अनुभव करता है। तो यही शक्तियां हैं जो व्यक्ति को क्या करती हैं, अपने लक्ष्य के पास भी ले जाती हैं और लक्ष्य से दूर भी करती हैं, कामयाब भी बनाती हैं और फेलियर भी करती हैं। अब टोपोलॉजी की बात करते हैं, हिंदी में तल स्वरूप कहते हैं। तो देखिए, आपके सामने काफी सारे डायग्राम हैं, ठीक है। तो अब इन डायग्राम के अलग अलग शेप हैं। तो जब हम इन डायग्राम को अपनी लाइफ से हम कंपेयर करते हैं तो देखिए, लाइफ भी हमेशा एक जैसी नहीं रहती। कभी हम खुश रहते हैं, कभी दुखी रहते हैं, कभी लाइफ में किसी चीज की कमी नहीं रहती, तो कभी लाइफ में कमी रहती है। तो अक्सर हम देखते हैं हर रोज हमारी लाइफ में उतार चढ़ाव आता है। जैसे इन शेप की बात करें, अलग अलग शेप्स हैं, तो ऐसी लाइफ में भी हमारे काफी उतार चढ़ाव आता है, ठीक है। तो इस तरह का जो उतार चढ़ाव होता है लाइफ में, इस तरह हमेशा जो परिवर्तन होता रहता है, लाइफ हमेशा नए नए रूप धारण करती है, तो इसी को हम क्या कहते हैं, इसी को टोपोलॉजी या तल रूप कहते हैं। तो टोपोलॉजी की जो अवधारणा है, कंसेप्ट है, लेविन ने कहाँ से ली? लेविन ने मैथमेटिक्स से ली, ठीक है। तो जिस तरह से अलग अलग जो हम देख रहे हैं, अलग अलग शेप देख रहे हैं, इसमें अलग एक शेप दूसरे शेप से अलग है, तो इसी तरह लाइफ की बात करते हैं, हमेशा लाइफ में परिवर्तन होता रहता है, बदलाव होता रहता है। तो यहाँ पर आप टोपोलॉजी का भी मतलब समझ गए होंगे। अब अगर हम जो ये थ्योरी है इसके लर्निंग की बात करें और आउटकम्स की बात करते हैं, तो देखिए, इसको आप कैरेक्टरिस्टिक्स में, फीचर्स में, इंपॉर्टेंस में आप पॉइंट, सेम पॉइंट लिख सकते हैं। तो जब हम लर्निंग एंड आउटकम्स की बात करते हैं, अधिगम तथा परिणाम की बात करते हैं, तो अधिगम का संबंध व्यक्ति के व्यवहार में परिवर्तन से। सबको पता है कि लर्निंग इज रिलेटेड टू चेंजेस इन द बिहेवियर ऑफ अ पर्सन। इन दिस फील्ड थ्योरी इट हैज बीन एक्सप्लेन्ड हाउ दिस चेंज इन बिहेवियर अकर इन अ पर्सन। कि क्षेत्र सिद्धांत में यह बताया गया है कि व्यक्ति के व्यवहार में ये परिवर्तन कैसे होता है। अकॉर्डिंग टू लेविन, अ पर्सन हैज हिज ऑन लाइफ सर्कल। की लेविन के अनुसार व्यक्ति का अपना एक जीवन दायरा होता है, अपना एक लाइफ स्पेस होता है, अपनी एक लाइफ फील्ड होती है। तभी तो देखते हैं हर पर्सन का अपना एक गोल होता है, अपना समझने का, अपना सीखने का एक तरीका होता है, ठीक है। हम क्लास में भी देखते हैं, एक ही क्लास में बच्चे हैं लेकिन अपना सबका सोचने समझने का अलग तरीका है, ठीक है। हर बच्चे का अपना एक पढ़ने का अलग तरीका होता है। तो इसलिए तो लेविन क्या कहते हैं, साइकोलॉजिकल पर्सन की बात करते हैं कि हर व्यक्ति अपने हिसाब से सोच रहा है, अपने हिसाब से समझ रहा है, अपने हिसाब से चीजों को कर रहा है। तो इसके मनोवैज्ञानिक वातावरण में वो मनोविज्ञानात्मक रूप से विचरण करता है। ही इज मूविंग साइकोलॉजिकली इन इट्स साइकोलॉजिकल एनवायरनमेंट। क्लास की बात करते हैं तो टीचर बच्चों को पढ़ाता है, तो एक ही टॉपिक को लेकर अलग अलग बच्चों के मन में अलग अलग विचार होते हैं, ठीक है। जो क्लास में टीचिंग लर्निंग एनवायरनमेंट चल रहा होता है, ठीक है, जो एक साइकोलॉजिकल एनवायरनमेंट बनता है, तो हर बच्चा, हर साइकोलॉजिकल जो पर्सन है, वो अपने हिसाब से चीजों को सोचता है, चीजों को जानता है। ही हैज हिज ऑन परसेप्शन अबाउट द स्पेस ऑफ हिज लाइफ। की अपने जीवन दायरे के बारे में बच्चे का अपना अलग अनुभव होता है, अलग प्रत्यक्षीकरण होता है। दिस परसेप्शन इटसेल्फ प्रोवाइड कॉग्निटिव स्ट्रक्चर ऑफ हिज लाइफ स्पेस। कि यह प्रत्यक्षीकरण ही उसके जीवन दायरे को संज्ञानात्मक संरचना प्रदान
करता है। यह ज्ञान ही उसमें लक्ष्य प्राप्ति हेतु एक मनोवैज्ञानिक तनाव को जन्म देता है। और ये तनाव दो तरह का हो सकता है, ठीक है। कैसा? दो तरह के कौन से हो सकते हैं? एक तो क्या है कि बच्चा अपने लक्ष्य को प्राप्त कर ले, और दूसरा है अगर मान लो लक्ष्य एक तरीके से लक्ष्य प्राप्त नहीं होता, आप मान लो आईएएस बनना चाहते हैं और आपने तैयारी की, आप सोच रहे हैं कि मैं खुद से ही तैयारी करके आईएएस बन जाऊं, लेकिन आपको सफलता नहीं मिलती, तो क्या आप क्या करेंगे? आप अपने लक्ष्य में परिवर्तन करेंगे, या तो आप किसी कोचिंग का सहारा लेंगे, ठीक है, या आप पढ़ने के तरीके में परिवर्तन करेंगे, या तो दूसरा आप काम करेंगे, आप सोचेंगे चलो आईएएस नहीं हो पा रहा तो मैं अपने गोल को चेंज कर लेता हूँ, मैं टीचर बन जाता हूँ, मैं किसी और पोस्ट के लिए अप्लाई करता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर हम देखते हैं ना कि हर बच्चा अपनी तरीके से सोचता है, विचारता है। कोई बच्चा टीचर बनना चाहता है, कोई बच्चा डॉक्टर बनना चाहता है, कोई इंजीनियर बनना चाहता है। सबके अपने अलग अलग सपने होते हैं, ठीक है। उसके लिए बच्चा क्या करता है? मेहनत करता है, ठीक है। और मेहनत करता है तो जाहिर सी बात है स्ट्रेस भी होता है, तनाव भी होता है। तो इस तनाव से मुक्ति पाने के दो तरीके हैं, या तो आप अपने गोल को अचीव कर लो, और मान लो अपने गोल को अचीव नहीं कर पाते तो आपने जो रास्ता चुना है गोल को अचीव करने के लिए, या तो रास्ते को बदल दो, ठीक है, या तो आप अपने लक्ष्य को बदल दो। आप डॉक्टर बनना चाहते हैं, डॉक्टर आप नहीं बन पा रहे, तो आप कोई अपने दूसरे फील्ड में अप्लाई करो। तो ये चीज इसमें बताई गई है, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए एक व्यक्ति यह निर्णय लेता है कि उसे आईएएस अधिकारी बनना है, ठीक है। वह इस लक्ष्य की प्राप्ति हेतु अपने जीवन दायरे को संगठित करता है, संगठित, परंतु उसे सफलता नहीं मिलती। तो जीवन दायरे को संगठित कैसे कर रहा है? उसने डिसाइड कर लिया कि उसे आईएएस बनना है। अब उस हिसाब से सोच रहा है, उस हिसाब से उसकी थिंकिंग है, उस हिसाब से बच्चा तैयारी कर रहा है, ठीक है। तो उसने क्या किया कि जो उसका जीवन दायरा है, ठीक है, उसको पूरी तरीके से संगठित कर रहा है, पूरी तरीके से दिमाग से उसके दिमाग में एक ही चीज उसने डाल ली कि मुझे आईएएस बनना है, उसी के हिसाब से तैयारी करना है, ठीक है। तो इससे क्या है? उसे सफलता नहीं मिली तो एक स्ट्रेस आता है। अब उस स्ट्रेस को खत्म करने का दो तरीका है। पहला है कि जीवन दायरे में कोई परिवर्तन लाए बिना लगातार जैसे मेहनत कर रहा है उस तरह से मेहनत करते रहे। और दूसरा तरीका ये है कि लक्ष्य प्राप्ति को लेकर अपने जीवन दायरे को फिर से पुनः संगठित करे। पुनः संगठित कैसे करेगा? या तो पढ़ने के तरीके में बदलाव कर दे। पहले बच्चा 4 घंटे पढ़ता था तो अब 10 घंटे पढ़े। पहले खुद से पढ़ता था तो अब कोचिंग ले ले, ठीक है। तो या तो पढ़ने के तरीके में परिवर्तन कर दे, या तो वो क्या करे कि आईएएस का सपना छोड़कर टीचर बने, डॉक्टर बने, कुछ और तैयार कर ले। तो इस तरह से वो अपने स्ट्रेस जो तनाव है उससे मुक्ति पा सकता है। तो दिस प्रोसेस ऑफ लर्निंग स्टार्ट द मोमेंट समवन थिंक्स ऑफ ब्रिंगिंग द डिजायर चेंज इन इस लाइफ एंड स्टार्ट वर्किंग ऑन इट। की सीखने की ये प्रक्रिया उसी क्षण शुरू हो जाती है जब कोई अपने जीवन दायरे में अपेक्षित परिवर्तन लाने की बात सोचकर उस पर काम करना प्रारंभ कर देता है, ठीक है। जैसे आपको अगर टीचर बनना था तो आप टीचिंग में आ गए और आप उस हिसाब से सोच रहे हो कि मुझे टीचर बनना है, और मुझे सारी साइकोलॉजी भी पढ़नी है, फिलोसफी भी पढ़ना है, मुझे सीटेट भी निकालना है आगे चलकर। जब केवीएस के एग्जाम होंगे, डीएसएसबी के एग्जाम होंगे, यूपी बोर्ड के एग्जाम होंगे, उड़ीसा बोर्ड में एग्जाम होंगे, तो उसको मैं क्लियर करके मैं टीचर बन जाऊंगा। तो आप पूरे दिमाग से आप उसमें इन्वॉल्व हो गए, तो आप क्या कहलाए? साइकोलॉजियन, साइकोलॉजिकल पर्सन कहलाए, ठीक है। तो लेविन के अनुसार, ठीक है, इन द फील्ड थ्योरी दिस चेंजेस इन द कॉग्निटिव स्ट्रक्चर ऑफ अ पर्सन लाइफ स्पैन आर थ्री टाइप्स। ये थ्री तरह के चेंजेस होते हैं। कौन से? सबसे पहले डिफरेंशिएशन, जनरलाइजेशन एंड रिस्ट्रक्चरेशन। डिफरेंशिएशन की बात करें तो देखिए जब बच्चे छोटे रहते हैं ना तो उनका लाइफ स्पेस इतना ज्यादा नहीं होता, उनको चीजों के बारे में कोई स्पष्ट जानकारी नहीं होती, उनको क्लैरिटी नहीं होती। लेकिन बच्चा धीरे धीरे जब बड़ा होता है ना तो फिर वो पहचान जाता है कि अच्छा ये अलग अलग जो है ये मैंगो है, ये एप्पल है, ठीक है। लिविंग थिंग क्या होता है, नॉन लिविंग थिंग क्या होता है, सजीव निर्जीव, इन चीजों में धीरे धीरे अंतर करने लगता है। और जब हम सामान्यीकरण की बात करते हैं, जनरलाइजेशन की बात करते हैं, तो बच्चा धीरे धीरे जब डिफ्रेंसिएशन करना सीख जाता है तो एक निष्कर्ष पे आता है, एक जनरलाइजेशन पे आता है कि अच्छा वेजिटेबल्स और जो फ्रूट्स दोनों में क्या डिफरेंस है, ठीक है। जो जमीन पे चलने वाले एनिमल्स हैं, जो आसमान में उड़ने वाले एनिमल्स हैं, उनमें क्या डिफरेंस है। धीरे धीरे बच्चा एक कंक्लूजन पे, एक निष्कर्ष पे पहुंच जाता है। और उसके बाद जब हम बात करते हैं रिस्ट्रक्चरेशन की बात करते हैं, पुनः संरचनाकरण की बात करते हैं, तो धीरे धीरे देखिए जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ती रहती है, आप डिफ्रेंसिएशन, जनरलाइजेशन धीरे धीरे सीख जाते हैं। तो आप टाइम टू टाइम आपकी जो नॉलेज है ना उसको फिर से रिस्ट्रक्चर करते हैं। जैसे बच्चा छोटा रहता है तो छोटे पे
चांद को देखता है तो उसको पता कहता है कि नहीं चंदा मामा है, ठीक है। सूरज के बारे में उसकी अलग अलग अवधारणा होती है, दिन रात कैसे होते हैं उसकी अपनी अवधारणा होती है। धीरे धीरे जब आप बड़े होते हैं, सीखते हैं, तो सन के बारे में आपको और नई चीजें पता चलती हैं, मून के बारे में, आपके नेचर के बारे में आपको नई नई चीजें पता चलती हैं। तो टाइम के साथ, एक्सपीरियंस के साथ, इस तरह का जो हमारा नॉलेज है, जो सीखना है, उसका रिस्ट्रक्चर धीरे धीरे होता रहता है। तो इस तरह से लर्निंग होती है, इस तरह से उसका आउटकम होता है। अब इसके एजुकेशनल इम्प्लीकेशन की बात करें तो देखिए क्या जरूरी है मोटिवेशन एंड लर्निंग की। एजुकेशन की इम्प्लीकेशन की बात करते हैं तो आगे बढ़ने के लिए, जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए अभिप्रेरणा बहुत जरूरी है, ठीक है। जैसे हम वेक्टर एंड वैलेंसीज की बात कर रहे थे कि अगर पॉजिटिव हो तो इंसान को आगे बढ़ाता है, अगर नहीं हो तो लक्ष्य से दूर ले जाता है। तो मोटिवेशन, अगर एक सकारात्मक मोटिवेशन मिले, ठीक है, अच्छे लोग मिले, ठीक है, अच्छा मोटिवेशन मिले, तो बच्चा अपने लक्ष्य की ओर जाता है, उसकी लर्निंग अच्छी होती है, पॉजिटिव होती है, ठीक है। डेवलपमेंट ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी, कि जब बच्चा पूरे मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से जब पढ़ाई में इन्वॉल्व होता है, चीज़ों को जानता है, तो इस काबिल बनता है कि लाइफ में आने वाली, स्टडी में आने वाली जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करता हुआ आगे बढ़ता है। इसके द्वारा बच्चों में अच्छी हैबिट जो है डेवलप की जा सकती है। और लर्निंग एंड इंटेलिजेंट बिहेवियर, की अधिगम और बौद्धिक पूर्ण जो व्यवहार है धीरे धीरे करना सीखता है, ठीक है। तो इस तरह से इसके एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस हैं। तो यहाँ पर आपको समझ में आ गया होगा कि लेवेंट की फील्ड थ्योरी क्या है और इस फील्ड थ्योरी में लर्निंग किस तरह से होती है। तो वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।